नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ इस पार्ट में हम फिर देखेंगे पेडागोजी के तहत स्मृति के बारे में। काफी सवाल इस टॉपिक में से आते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लें इस टॉपिक को। इस टॉपिक की सबसे बड़ी जो खास बात है वो एक बात ध्यान रखें, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज है, खास करके स्टूडेंट से। अगर स्मृति नहीं है, स्मृति विलोप है, तो स्टूडेंट जो एज है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए इसमें बताई गई चीजों का आप अगर जीवन में भी पालन करेंगे तो भी आपको काफी यूजफुल रहेगी। तो यहां बात कर रहे हैं स्मृति यानी कि मेमोरी। हम जो भी चीजों को बाहर से सीखते हैं, जब वो हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड में रहती है तो वो स्मृति बन जाती है। अनकॉन्शियस माइंड में रहेगी तो वो रिकॉल होने की संभावना ज्यादा है। कॉन्शियस माइंड में अगर वो रहती है तो उसका जो प्रभाव है वो हो सकता है तात्कालिक रहे, या फिर किसी भी तरीके से हमें हो सकता है वो जरूरी टाइम पे याद नहीं आए। अब इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है, इसमें एक मनोवैज्ञानिक है हिलगार्ड, वो क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन छोटी सी देखें फिर समझ लेना आप कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है। तो पहली बात तो स्मृति क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे अतीत में सीखे गए ज्ञान, यानी कि आपने पहले पूर्व में कोई चीज सीखी हो, वो उसका अनुभव और कौशल, उसका जब पुनः स्मरण किया जाता है तो वो स्मृति कहलाती है। यानी अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव और कौशल का पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। तो समझ गए स्मृति क्या है। मेमोरी क्या है, आपने कोई चीज पढ़ी आज और वो आपको एग्जाम में याद आनी चाहिए, इसको स्मृति कहते हैं। ये बात ध्यान रखो आप। स्मृति कैसे बढ़ाई जाए, क्या किया जाए, ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्मृति के अंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना, और स्मृति की प्रक्रिया क्या है या उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग बताए गए हैं। मेमोरी के 4 अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है लर्निंग, यानी आप जब किसी चीज को सीखेंगे तो ही आप अभ्यास की स्थिति में आएंगे, उसको स्मृत रख पाएंगे, ठीक है ना, उसका स्मरण रख पाएंगे। दूसरी चीज है आपका जो है धारणा, ठीक है ना, उसके बारे में आपको कोई ना कोई धारणा बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर है आपका पुनः स्मरण, जब आप उसको रिकॉल करेंगे तब आपके वो जो है काम की हो जाएगी। फिर है आप उसको अच्छी तरीके से पहचाने, रिकॉग्निशन, कि आपने जो याद किया था और जो आज आपको याद आ रहा है वो सेम है क्या, उसमें सिमिलिटी में कितना फर्क है। अगर सिमिलिटी 100% है, एक्यूरेसी 100% है, तो आपकी नंबरिंग भी 100% है, आपकी स्मृति भी 100% है, वरना कहीं ना कहीं उसमें दोष है। तो ये 4 चीजें हो गई, सीखना यानी लर्निंग, धारणा, ठीक है ना, रिटेंशन, पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल, और अगला आपकी पहचान यानी रिकॉग्निशन। ये इसके 4 प्रमुख अंग है वुडवर्थ के अनुसार। अब इसके प्रकार देख लो, स्मृति कितने प्रकार की होती है, कई कई प्रकार की होती है। तात्कालिक स्मृति यानी कुछ टाइम आपको याद रहता है फिर आप भूल जाते हैं, ये होती है तात्कालिक स्मृति। तो इसको स्थायी और इसको विस्तृत यानी कि लंबे समय के लिए बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी है आपकी स्थायी स्मृति, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने देख लिया, सुन लिया, आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये ट्रिक काम आती है बार बार, कि आप किसी चीज को बार बार सुने, बार बार देखें, क्योंकि कहा गया है जो दिखता है वो बिकता है, जो सुनता है वो याद रहता है। तो इसलिए बार बार इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। तो स्थायी प्रवृत्ति के लिए बहुत जरूरी होती है, स्थायी स्मृति के लिए। अगली है सक्रिय स्मृति, बार बार आपकी जो ध्यान में कोई ना कोई चीज जो है वो रहती है ना, और वो रिकॉल होती रहती है, एक्टिव इसमें, ठीक है ना, एक्टिवनेस रहती है। फिर आपकी रटंत स्मृति, आप किसी चीज को रट लेते हैं और बार बार रट लेते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको दिमाग में वो भी चलती रहेगी, फिर एक टाइम बाद आप उसको भूल जाते हैं, इसको कहते हैं रटंत स्मृति या रटने वाली स्मृति। फिर निष्क्रिय स्मृति यानी अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज चली गई है आपके, आपने उसको याद कर लिया, पढ़ लिया, फिर आप उसको भूल गए और हो सकता है समय पर वो याद आ जाए, तो ये होती है निष्क्रिय स्मृति। फिर है मनोवैज्ञानिक स्मृति, ये सबसे अलग चीज है, ठीक है, इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से याद किया जाता है, ठीक है ना। आप वो बना लेते हैं इसमें क्या ट्रिक्स वगैरह और वो सब चीजें, तो इस तरह की चीजें यहाँ काम आ जाती हैं। तो स्मृति कौन कौन सी हो गई, तात्कालिक हो गई, स्थायी हो गई, आपके सक्रिय हो गई और रटने वाली हो गई, फिर आपके निष्क्रिय हो गई, और आपके जो है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक हो गई। अब इस स्मृति की विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये चीज देख लें आप। आपको कोई चीज बहुत जल्दी से याद हो जाती है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। इसका लक्षण ये है कि आपकी स्मृति ठीक है। फिर आपको जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो पहचान लेते हैं हाँ ये वही चीज है, ठीक है ना, उसका रिकॉल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, शीघ्रता से उसको और सही तरीके से पहचान लेना, ठीक है। फिर उत्तम धारणा शक्ति, यानी आप किसी चीज को कितना ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपकी चीज होनी चाहिए। अनावश्यक जो बात है वो आपके दिमाग में कितनी रह रही है, वो ज्यादा रहेंगी तो आपकी स्मृति क्षीण होगी, ये ध्यान रखना है। काम की बातें याद रखनी है, बाकी बातें भूल जानी है, ये भी स्मृति को अच्छे तरीके से रखने का सबसे बढ़िया साधन हो सकता है। फिर
जब आप रिकॉल करते हैं तो तुरंत रिकॉल होती है या आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है या बिल्कुल फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें इसके स्मृति के लक्षणों में आ जाती हैं। अब अच्छी स्मृति, आपकी जो मेमोरी हो वो अच्छी हो, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसमें से सवाल कई बार आ जाते हैं। एक तो होता है आपकी आदत, आदत का नियम। आप किसी चीज को पढ़ें तो आप उसको आदत बनाएं कि रोज आपको सोने से पहले 2 घंटे पढ़ना ही है, रोज 2 घंटे आपको वीडियो देखना ही है। तो इस तरह से आप अपनी आदत बनाएं। फिर निरंतरता का नियम, रेगुलराइजेशन। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि रेगुलराइजेशन बहुत जरूरी है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है, तब आप रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे और यही बेस्ट स्टडी का आधार होता है। तो देखो यहां भी कहा गया है स्मृति जो अच्छी हो इसके लिए प्रभावी कारक आदत मैंने बताई आपको कि आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है ना। फिर निरंतरता यानी उसका अभ्यास करना है, यानी कि रेगुलर उसको बनाए रखना है। तीसरा है उसका परस्पर संबंधता का नियम, चीजों को एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ें आप, ठीक है ना, तो आपको याद रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मान लीजिए आप ब्लड पढ़ रहे हैं, आज मान लीजिए आपने रक्त पढ़ा, तो फिर कल आप जो है पाचन क्रिया पढ़ें, ठीक है ना, इस प्रकार से। मान लीजिए आपने भूगोल में आज आपने नदियां पढ़ी, फिर आप पहाड़ पढ़ें, ठीक है ना। इस तरह चीजों को जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको एक दूसरे चीज जुड़ी हुई याद रह जाएगी। मान लीजिए आपने आज नदियां पढ़ी, कल आपने पहाड़ पढ़े, तो आपको पता लग जाएगा किस पहाड़ से कौन सी नदी निकल रही है। इस तरह से जोड़ने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। तो जब आप एक दूसरे को लिंक करना सीख जाएंगे तो आपकी स्मृति में चीजें बनी रहने लगेंगी, ये ध्यान रखना है। पर आपको 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। पहला आपका रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब आप उसको रिपीट करेंगे। रिपीट कब करेंगे? जब आप रेगुलराइज होंगे। तो रेगुलराइजेशन है ना, यानी नियमितीकरण, आदत बना लो उसको। रिपीटेशन, उसका अभ्यास करो। तीसरा, जब दोनों चीजें अच्छी होंगी तो रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, एग्जाम हॉल में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्मृति के कारक कौन कौन से हो गए? आदत का नियम, निरंतरता का नियम और आपका परस्पर संबंधता का नियम। परस्पर संबंधता के नियम की बात करें तो यहाँ 2 तरह के हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। तो मुख्य नियम में क्या है कि समीपता का नियम, जो चीजें एक दूसरे से पहले से जुड़ी हुई हैं उनको जोड़ करके पढ़ेंगे, देखेंगे तो ज्यादा आसान होता है। फिर समान चीजों को एक साथ देखेंगे तो भी आसानी हो जाती है, यानी कि समीपता का नियम, दूसरा समानता का नियम, ये मुख्य नियम है। फिर है असमानता या विपरीतता का नियम। कई बार दोनों विपरीत चीजें हैं, मान लीजिए विलोम शब्द याद करने हैं तो दोनों विपरीत चीजें हो गई, तो वो आपके लिए असमानता का नियम है, विपरीतता का नियम भी हो जाएगा। चौथा है रुचि का नियम, जिसमें आपकी सबसे पहले रुचि हो उसको आप देखें, उसको आप समझे तो आपको अच्छे से याद होगा। ये हो गए मुख्य नियम, समीपता का, समानता का, रुचि का और विपरीतता का नियम। ये 4 आपके मुख्य नियम हो गए। अब बात करते हैं हम गौण नियमों की, जो अलग तरीके से आधारित होते हैं। जैसा प्राथमिकता का नियम, कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना, वो आपको देखना है। फिर नवीनता का नियम, जो नया टॉपिक है उसको आप पहले देखें, ठीक। फिर आपका आवृत्ति का नियम है ना, फिर स्पष्टता का नियम और मनोभाव का नियम। ये नियम गौण नियम है। गौण नियम का मतलब इनको अगर आप फॉलो नहीं भी करें तो भी चल जाता है, लेकिन इनको जेहन में रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपके परस्पर संबद्धता के 2 नियम हो गए, मुख्य नियम और गौण नियम। अब स्मृति है तो विस्मृति भी है, याद रखते हैं तो भूलना भी स्वाभाविक होता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो भी एक बार देख लें, क्योंकि अच्छी चीजें तब तक समझ में नहीं आती जब तक बुरी चीजें सामने नहीं होती, आप उनको तुलना नहीं कर पाएंगे। तो किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर पाना क्या है? विस्मरण है, ठीक है ना। ये आपकी भूलने की क्षमता जो है वो इस पर आधारित होती है। फिर है इसमें जो ड्रेवर, वो क्या कहते हैं, विस्मृति का अर्थ है किसी अवसर पर प्रयत्न करने पर किसी पूर्व अनुभव को याद करने या कुछ समय पहले सीखे किसी कार्य को करने में असफलता। ये क्या कहते हैं ड्राइवर, कि जब आपने कोई चीज सीखी जो आपको समय पर याद नहीं आती है वो आपकी विस्मृति है। मन क्या कहते हैं, ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना विस्मृति है। आपने कोई चीज सीखी, उसको आप ग्रहण नहीं कर पाए, धारण नहीं कर पाए, तो वो विस्मृति है, यानी कि तब आप उसको भूल जाएंगे। ये मन ये कहना चाहता है। मन धारणा से जोड़ता है कि आप उसको धारण नहीं कर पाते, और ड्राइवर जो है वो प्रयत्न करने के बाद भी याद नहीं आने को विस्मृति कहता है। ये इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया है ड्राइवर और मन को, ठीक है। अब विस्मृति कितने प्रकार की होती है? सक्रिय होती है एक तो, ठीक है ना, यानी किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना। मान लीजिए हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जो बार बार याद आ रही है, तो इसको कहेंगे सक्रिय विस्मृति। हम उसको बार बार भूलना चाहते हैं। इसका ठीक उल्टा सक्रिय स्मृति, कोई अच्छी घटना होती है उसको याद रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो सक्रिय स्मृति। इसके विपरीत सक्रिय विस्मृति, कोई बुरी दुर्घटना, बुरी बात, उसको हम भूलना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, उसको कहते हैं सक्रिय विस्मृति। निष्क्रिय विस्मृति, व्यक्ति तथा किसी तथ्य घटना को स्वयं भूल जाता है, ठीक है ना। ऐसी घटनाएं दिन में बहुत होती हैं जिन्हें अपना भूल जाते हैं, वो निष्क्रिय विस्मृति है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब इस विस्मृति के कारण
इंसान भूलता है, उसका कारण क्या है ये एक बार आप देखें। तो सैद्धांतिक कारण कौन कौन से हैं? जब आपको कोई चीज जबरदस्ती पढ़ाई जाती है तो आप उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। आपकी इच्छाओं का दमन किया जाता है तो आप उसको भूल जाते हैं। आप अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो भी आप उसको भूल जाएंगे। तो अनभ्यास का नियम हो गया, दमन का नियम हो गया। या फिर आप कोई चीज सीखते हैं और उसमें कोई बाधा आती है तो वो बाधा का नियम हो गया। तो बाधा का, दमन का और अनभ्यास का नियम, तीनों ही नियम आपको भूलने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है ना। बाधा इन द सेंस आप बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, वो भी एक बाधा होती है। बाकी सामान्य कारक क्या है? समय का प्रभाव हो जाता है, विषय की मात्रा कई बार ज्यादा हो जाती है, विषय का स्वरूप कई बार कठिन होता है, सीखने का कई बार दोषपूर्ण पद्धति होती है, ठीक है ना। कई बार हम जब किसी चीज को लर्न करते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। मानसिक आघात, मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम है मेंटली, तो वो नहीं सीख पाएगा। कई बार दिमाग में उटपटांग बातें चलती रहती है, मानसिक द्वंद होता है तो भी वो नहीं सीख पाता है। कई बार कुछ लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनकी विस्मृति भी विलोप हो जाती है। कई बार मानसिक रोगी जो होते हैं वो भी स्मृति नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। प्रत्याहार में इंद्रिय का अभाव, यानी कई बार सीखना नहीं हो पाता, वो वाली चीज होती है। संवेगों में कई बार असंतुलन की स्थिति आ जाती है, पल में तोला, पल में माशा, पल में भय, पल में क्रोध, पल में प्रेम, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में सीखना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी आपकी स्मृति और विस्मृति। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।